तो यंग अवेंजर्स के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि किस तरह एक नई टीम सामने आती है जो कि कुछ बच्चों की होती है और वो लोग कहीं अपने आप को एसगार्डियन, हल्कलिंग, आयरन लैड और पेट्रियट के नाम से बुला रहे होते हैं। लेकिन जेसिका जोन्स के पास ये मिशन होता है कि पता लगाए कि वो बच्चे आखिरकार है कौन। और जेसिका जोन्स काफ़ी हद तक पता भी लगाती है और हमें पता चलता है कि वो बच्चे जो हैं एवेंजर्स मैंशन के अंदर ही रह रहे होते हैं और वहीं पर ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, क्योंकि उसके मुताबिक जो है कैंग द कॉन्करर जो है उनका बहुत बड़ा दुश्मन है और वो इनके पीछे यहाँ पे इनका पीछा करते हुए आएगा कभी ना कभी। तो वो लोग उसकी ही तैयारी कर रहे हैं यहाँ पे छुप के। लेकिन हमें पता चलता है कि जब वो एवेंजर्स मैंशन के अंदर घूम रहा होता है आयरन लैड, तो वहाँ पे एवेंजर्स यानी कि आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका और जेसिका जोन्स वहाँ पे पहुँच जाते हैं और उनसे कुछ बातचीत के बाद हमें ये पता चलता है कि वो जो बच्चा आयरन लैड अपने आप को बुला रहा है वो दरअसल 30th सेंचुरी से आया है और उसका खुद का नाम ही कैंग है। अब आगे और यहाँ से हम शिफ्ट होते हैं एक हॉस्पिटल के अंदर जहाँ पे न्यूज़ में यही न्यूज़ चल रही है यंग अवेंजर्स के बारे में और वहाँ पे कुछ ज़्यादा पेशेंट्स वगैरह भी बैठे हुए हैं। लेकिन असल चीज़ यहाँ पे हमें जो देखने वाली वो ये है कि वो जो केट बच्ची थी जो कि उस चर्च के अंदर थी जिसने यंग अवेंजर्स की मदद करी थी उन गुंडों से निपटने में, और उसको यहाँ पर थोड़ी बहुत चोट आई है और वो यहाँ पे अपने इलाज के साथ आई हुई है अपने डैड के साथ। और हमें यहाँ पे लोगों की बातों से ये पता चलता है कि उस बच्ची को देख के कि इसका डैड जो है बिशॉप बहुत ज़्यादा अमीर आदमी है और सब उसको जो है बुरी नज़र से ही देखते हैं शहर के अंदर। लेकिन वो बच्ची जो है अपने डैड से काफ़ी ज़्यादा अलग है और वो लोगों की मदद करना चाहती है। और वहाँ पे हम देखते हैं कि केट जो है बाहर बैठी हुई अपने डैड का इंतजार कर रही होती है। लेकिन इतनी देर में एक बच्ची उसके पास आती है और पूछती है कि हे, तुम ही वो लड़की हो ना जो कि कल चर्च के अंदर थी, क्या तुम माइंड नहीं करोगी अगर मैं तुमसे कुछ सवालात पूछूं? तो केट बोलती है कि पहले ये बताओ कि तुम हो कौन। तो बच्ची बोलती है कि मैं हूँ केसी लैंग। केट बोलती है कि ओह माय गॉड, तुम तो एंड मैन की बेटी हो। बोलती है कि हाँ, मैं एंड मैन की बेटी थी क्योंकि अब एंड मैन मर चुका है। तो हमें यहाँ पे ये पता चलता है कि एंड मैन की बेटी यानी केसी लैंग जो है यहाँ पे केट से मिलने आई हुई है जो एंड मैन एवेंजर डिसअसेंबल के इवेंट में मारा जा चुका है। ये बात आप जहन में रखिएगा। और वो बोलती है कि मैं यहाँ पे जो हूँ यंग अवेंजर्स को ढूंढ रही हूँ, क्या तुम्हें उनके बारे में कुछ पता है? तो केट बोलती है कि नहीं, ये वो लोग यहाँ पे तो नहीं है, लेकिन जब वो हादसा हुआ उसके बाद वो लोग उड़ के कहीं चले गए थे। तो वो पूछती है कि तुम्हें पता है कि वो लोग किस तरफ गए हैं? तो वो बोलती है कि नहीं, मुझे पता तो नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से वो पार्क की तरफ गए थे। तो वो बोलती है कि इसका मतलब वो लोग मैंशन की तरफ गए हैं, थैंक्स। और वो हम देखते हैं कि वहाँ पर उनको ढूंढने की तरफ जा रही होती है, लेकिन केट उसको बोलती है कि एक मिनट ज़रा रुको। तो वो पूछती है कि क्या तुम भी एक यंग एवेंजर हो? तो वो बोलती है कि नहीं, मैं अभी हूँ तो नहीं, लेकिन मैं बनना ज़रूर चाहती हूँ। और हम देखते हैं केट बोलती है कि हे केसी, ज़रा रुको, मेरी बात तो सुनो। और यहीं से हम फिर दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाते हैं एवेंजर्स मैंशन के अंदर जहाँ पे वो चारों लोग आपस में बात कर रहे थे। तो जेसिका जोन्स पूछती है कि आयरन लैड ही कॉन्ग द कॉन्क्यूरर है, तुम्हारा कहने का मतलब ये है क्या? तो वो बोलता है कि नहीं, फ़िलहाल अभी तो नहीं, लेकिन ये समझाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, मुझे नहीं लगता कि तुम लोगों को समझ में भी आएगा। तो कैप्टन बोलते हैं कि तुम हमें समझाने की कोशिश तो करो। तो वो आयरन लैड बताता है कि हाँ, मैं कैंग द कॉन्करर ही हूँ, लेकिन अभी नहीं, फ्यूचर में कहीं आगे जाके। अभी मैं कैंग द कॉन्करर अपने फ्यूचर में बना नहीं हूँ। तो जेसिका पूछती है क्या ये टाइम ट्रैवल थिंग है, क्योंकि मुझे टाइम ट्रैवल से बहुत ज़्यादा नफरत है। तो आयरन मैन बोलता है कि अगर ये कैंग है तो ये जाहिर सी बात है कि ये एक टाइम ट्रैवल ही होगा। तो जेसिका बोलती है देखा, इसी वजह से मुझे कैंग से बहुत ज़्यादा नफरत है। तो आयरन मैन उसकी तरफ देख के बोलता है कि तुम मुझे कैंग की तरह तो लगते तो नहीं हो। बोलता है कि हाँ, अभी मैं उसकी तरह नहीं लगता हूँ, लेकिन अगर मैं अपने आर्मर को न्यूरो काइनेटिक एडजस्टमेंट दूँ तो फिर देखो मेरा कमाल। और हम देखते हैं कि जैसे ही वो अपने आर्मर को एडजस्ट करता है वो बिल्कुल कैंग द कॉन्करर की तरह लगना शुरू हो जाता है। और जेसिका बोलती है कि नहीं, तुम मुझे आयरन लैड के रूप में ही ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। तो वो बोलता है कि हाँ, तभी मैंने 30th सेंचुरी को छोड़ दिया है और मैं यहाँ पे आ गया हूँ। और वो अपनी स्टोरी बताता है और बोलता है कि सिर्फ एक यही रीज़न नहीं है कि मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ। और हम देखते हैं कि वो वहाँ पे देखते हैं कि वो अपनी स्टोरी सुना रहा होता है 30th सेंचुरी के अंदर कि वहाँ पे जो है उसको स्कूल के कुछ बच्चे जो है मार रहे होते हैं बहुत बुरी तरीके से और उसको मारने की बहुत ज़्यादा कोशिशें भी कर रहे होते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि एक शरीफ सा बच्चा होता है, ये कुछ कर नहीं रहा होता है, लेकिन हम देखते हैं कि वहीं पे ये अपना एक रोबोट इस्तेमाल करता है उसको मारने के लिए। और देखते हैं कि वो उनको डिस्ट्रैक्ट करके वहाँ से भागने लग जाता है। लेकिन जब वो भाग ही रहा होता है तो वो सारे बच्चे फिर से जो है उसको मारने लग जाते हैं और बोलते हैं कि तुम यहाँ से हिलना नहीं, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, अब मैं तुम्हें मार के रहूँगा। और बोलता है कि तुमने आखिरकार मेरे साथ किया क्या था? तो बोलता है कि नहीं, मैंने तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं किया, मैं कसम खाता हूँ। और पीछे से आवाज़ आती है कि हाँ, वो सही कह रहा है, उसने कुछ नहीं किया था तुम्हारे साथ, मैंने किया था, और मेरा नाम है कैंग द कॉन्करर। और हम देखते हैं कि कैंग द कॉन्करर वहाँ पे आता है और उस बच्चों को गले से दबाने लग जाता है। और हम देखते हैं कि वो जो दूसरा बच्चा होता है यानी कि आयरन लैड, वो बोलता है कि प्लीज़ रोको, ये सब तुम ये क्यों कर रहे हो? तो कैंग बोलता है क्यों, आखिरकार क्यों? ये बच्चे तुम्हें बुली कर रहे हैं, तुम्हें मार रहे हैं, वो पिछले कुछ सालों से, तुम कुछ करते क्यों नहीं हो? तो वो बच्चा बोलता है कि तुम्हें कैसे पता कि ये लोग मेरे साथ सब कुछ ऐसा करते हुए आ रहे हैं? वो बोलता है क्योंकि मैं ही तुम हो, और तुम क्या जानते हो टाइम ट्रैवल के बारे में? और वो बताता है कि फिर कैंग ने जो है टाइम को रोक दिया ताकि वो मुझे पास्ट और फ्यूचर दिखा सके। और हम यहाँ पे बहुत सारी तस्वीरें देखते हैं पुरानी कि कैंग दुनिया के हर टाइम के अंदर रह चुका है, मतलब वो नए से नए टाइम और पुराने से पुराना टाइम, यहाँ तक कि वो एंशियंट इजिप्ट के अंदर भी रूल कर चुका है वहाँ का बादशाह बन के। और वो कैंग उसको बता रहा था उस बच्चे को यानी कि आयरन लैड को, यानी कि अपने ही पास्ट की फॉर्म को आके वो बता रहा होता है
और कैंग बताता है कि अब से कुछ सालों के बाद तुम्हें एक ऐसी मशीन के बारे में पता चलेगा जो कि टाइम को मैनिपुलेट कर सकती है, और एक बहुत पुरानी टाइम मशीन भी है, और उस मशीन के ज़रिए जो हो तुम ट्रांसपोर्ट होकर एंशिएंट इजिप्ट में चले जाओगे। और बताएगा कि जब तुम वहाँ इजिप्ट पहुँचोगे तो वहाँ के लोग जो हैं, वहाँ की पॉपुलेशन जो है मिस्टेकनली तुम्हें वहाँ का गॉड समझेगी और ये तुम्हें एक क्राउन बना देगी जिससे तुम फ़ौरा के नाम से जाना जाओगे। फ़ौरा जो है इजिप्ट का एक बहुत पुराना बादशाह है जो कि असली में भी एक गॉड की तरह था और वहाँ पे बहुत साल उसने हुकूमत भी करी है। तो हमें यहाँ पे ये पता चल रहा है कि एंशिएंट इजिप्ट के अंदर जो फ़ौरा हुआ करता था वो असल में कैंग दी कॉन्करर ही हुआ करता था, क्योंकि वो टाइम ट्रैवल करके पीछे गया था इजिप्ट के अंदर। तो यहाँ से हमें एक बहुत बड़ी हिस्ट्री का पार्ट भी पता चल रहा है इस स्टोरी, छोटी सी स्टोरी के बीच में। और बोलता है कि तुम जब वहाँ से वापसी आने की कोशिश करोगे, यानी अपने घर आने की कोशिश करोगे, तो तुम्हारी वो मशीन टूट जाएगी और तुम जो हो 14th सेंचुरी के अंदर ट्रैप्ड होकर रह जाओगे दो एलियन रेसेस के बीच में। और बोलेगा कि तुम वहाँ पे जो हो उन ट्राइब्स को अपनी टेक्नोलॉजी के ज़रिए सिविलाइज करोगे, और तभी 14th सेंचुरी के अंदर तुम जो कैंग से कैंग द कॉन्करर डिक्लेयर कर दिए जाओगे। और वो बोलता है बच्चा कि नहीं, तुम तो यहाँ पर उनको कत्ल कर रहे हो, उनको ज़िबा कर रहे हो, उनको बहुत बुरी तरीके से मार रहे हो। तो वो बताता है कि एक जंग के अंदर बहुत सारी कैजुअलिटीज़ हमेशा होती हैं, लेकिन अब इस जंग के बाद जो है टाइम हमारा हो जाएगा, हम जैसा चाहें उसको कमांड कर सकते हैं, हर जगह सिर्फ हम ही होंगे और हम जिसको चाहें रोक सकते हैं, हम सबसे ज़्यादा ऊपर होंगे और हमें कोई नहीं रोक पाएगा। तो वो बच्चा जो होता है वो पूछता है तो फिर अवेंजर्स का क्या होगा? तो कैंग बोलता है कि अवेंजर्स वो तो सिर्फ एक खेलने वाली स्पोर्ट्स हैं, उनसे हम खेल खाल के ख़त्म कर देंगे उनको। तो वो बोलता है कि मेरे ख्याल से तुम अवेंजर्स से काफ़ी बार लड़ चुके हो, लेकिन अफसोस की बात यह है कि हर बार ही तुम उनसे हार कर आए हो। तो कैंग बोलता है कि जो आदमी एक हिस्ट्री को पलट के लिख सकता है दोबारा से, वो कभी भी हारा नहीं जा सकता है, और यही वजह है कि मैं आज तुम्हारे पास तुमसे मिलने के लिए आया हूँ। और वो बताता है कि आज का ही वो दिन है, क्योंकि आज के दिन अगर तुम कुछ नहीं करते, वो एक छुरी से तुम्हारे गले के ऊपर एक निशान छोड़ देता, जिसकी वजह से तुम तकरीबन पूरा 1 साल हॉस्पिटल के अंदर गुजारते और तकरीबन तुमने अपने पेरेंट्स को बैंक करप्ट ही कर दिया होता। और इसलिए आज मैं यहाँ पे आया और तुम्हें बचाया उस बच्चे से, वरना वो अगर शाफ्ट तुम्हारे गले पे लग जाती तो तुम्हारा गला कट सकता था और तुम पूरा 1 साल मेरी तरह उस हॉस्पिटल के अंदर गुजारते और अपने पेरेंट्स का सारा पैसा डिबो देते। और वो कैंग बोलता है कि लेकिन ये तुम्हारे साथ अब ऐसा कुछ भी नहीं करेगा, क्योंकि आज तुम्हारे पास मौका है, आज तुम इसको मार दो। तो बोलता है क्या? तो वो बोलता है कि ये जो आर्मर मैंने तुम्हें दिया है, ये आर्मर तुम्हारी थॉट्स के मुताबिक चलता है, तुम बस सोचो कि ये मर जाए और अगले ही पल देखना कि ये मर चुका होगा। तो वो बच्चा जो है उल्टा कैंग के ऊपर अटैक करके बोलता है कि नहीं, मैं ये नहीं कर सकता हूँ। लेकिन वो आयरन लैड बोलता है कि कैंग की बात बिल्कुल ठीक थी कि ये आर्मर मेरी थॉट्स के मुताबिक ही चलेगा। और बोलता है कि उस वक्त मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही बात चली कि क्यों ना मैं टाइम के अंदर वापसी पीछे जाऊं, जहां पे मैं एवेंजर्स को ढूंढ सकूं और उनके साथ मिलकर एक ऐसी टीम बनाऊं, क्योंकि जब कैंग मुझे ढूंढने के लिए आए तो मैं उससे लड़ने के लिए हमेशा तैयार हूं। लेकिन जब मैं यहाँ पे पहुँचा इस टाइम के अंदर, तो मुझे पता लगा कि यहाँ के एवेंजर्स जो हैं डिसबैंड हो चुके हैं, अब यहाँ पे कोई एवेंजर्स नहीं है। मैंने बहुत सारा के फॉर्मर एवेंजर्स से कांटेक्ट करने की कोशिश करी, कभी टोनी स्टार्क से तो कभी किसी और से, लेकिन मैं जब भी यहाँ पे आता था वो लोग कहीं ना कोई बिजी होता था। लेकिन जब इन सबसे कोई बात नहीं बनी, तब मैंने अपना आर्मर यूज़ करा जो कि कैंग का दिया गया था, और स्टार्क इंडस्ट्रीज़ के अंदर घुसने की कोशिश करी, और तब जाके मुझे कोई ऐसा मिला जो कि मेरी मदद कर सकता था, विजन। तो मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि विजन जो है असल में मारा जा चुका है एवेंजर डिसअसेंबल की इवेंट में, और उसके कुछ स्पेयर पार्ट्स वगैरह जो हैं स्टार्क इंडस्ट्रीज़ के अंदर पड़े हुए हैं, जो कि हम इस पिक्चर के अंदर भी देख सकते हैं। और फिर यहाँ से हम शिफ्ट होते हैं यंग एवेंजर्स की तरफ, जो कि कुछ गुंडों को पकड़ रहे होते हैं रात के टाइम, और उसमें पैट्रियट, एसगार्डियन और हल्कलिंग जो है कुछ गुंडों को पकड़ रहे होते हैं जो कि किसी किस्म का ड्रग्स वहाँ से ले जा रहे होते हैं। और हमें यहाँ पे ये बात पता चलती है कि पैट्रियट जो है बुलेट प्रूफ भी है काफ़ी हद तक, और एसगार्डियन के पास जो है बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त लाइटनिंग पावर्स हैं, जिससे वो उन सारे गुंडों को ठिकाने लगा देता है। और वहाँ पर हम देखते हैं कि हल्कलिंग को जो एक चोट लगी होती है, लेकिन एसगार्डियन ने उससे पूछता है कि तुम कैसे हो? तो वो बोलता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, क्योंकि मैं अब हील कर चुका हूँ पूरी तरीके से। तो बोलता है कि अब से तो हमें तुम्हें इनक्रेडिबल हल्कलिंग बुलाना चाहिए। तो हल्कलिंग बोलता है इसका ये मतलब नहीं है कि मुझे तकलीफ नहीं होती है। तो वो बोलता है कि तुम मुझे बता रहे हो, अभी मैंने अपने सीने पे एक गोली खाई है। तो एसगार्डियन पूछता है कि आखिरकार ये लोग हैं कौन? तो पैट्रियट बताता है कि ये डीलर्स हैं जिनको मैंने बेचते हुए पकड़ा है इस पार्क के अंदर, जो कि MGH बेच रहे थे। तो वो बोलता है कि इसका नाम सुन के तो ये काफ़ी खतरनाक चीज़ लगती है, आखिरकार ये है क्या चीज़? तो वो बताता है MGH जो है म्यूटेंट ग्रोथ हार्मोन है, जो कि आम लोगों को देने पे उनकी पावर्स को थोड़ी देर के लिए बढ़ा देती है, लेकिन ज़्यादा देर के लिए नहीं। तो वो हल्कलिंग पूछता है तो अब हम इसको क्या करेंगे, अब हमारे पास ये तो इतना सारा आ गया है। तो वो बोलता है कि हम क्यों ना इसको पुलिस को जाके दे दें। पैट्रियट बोलता है कि हाँ, ताकि हम पुलिस को जाके दे दें और पुलिस हमें भी वहाँ पे बिठा ले उस चर्च वाले हादसे के लिए। तो बोलता है तो हम इन डीलर्स का क्या करें? तो बोलता है इन डीलर्स को तो हम यहीं छोड़ देते हैं, इससे अच्छा कुछ नहीं होगा, पुलिस आएगी और इनको पकड़ लेगी। और एसगार्डियन बोलता है कि हाँ, तुम्हारा आइडिया बिल्कुल ठीक है, और यहाँ पे हम एक नोट भी छोड़ जाएंगे जैसे स्पाइडरमैन छोड़ता है कि फ्रेंडली नेबरहुड यंग एवेंजर्स।
और हल्किंग बोलता है कि आयरन लैड बिल्कुल सही कह रहा था कि अभी हम बिल्कुल भी रेडी नहीं हुए हैं, हमें और ट्रेनिंग की ज़रूरत है। तो पेट्रोइड बोलता है कि आयरन लैड को भी हमारे बारे में कुछ भी नहीं पता, वो सिर्फ उतना ही जानता है जितना हम लोग जानते हैं, वो कोई हमसे बड़ा नहीं है। तो एसगार्डियन बोलता है कि कम से कम उसको इतना तो पता है ना कि वो कभी ऐसे अकेला नहीं जाएगा और अपने सीने पर गोली खाकर आ जाएगा। तो हल्किंग बोलता है कि हमें बस इतना जानना है कि तुम हमारे साथ हो या नहीं, क्योंकि जब कैंग द कॉन्करर आएगा तो हमें तुम्हारी ज़रूरत पड़ सकती है। और यहाँ से हम दूसरी तरफ देखते हैं कि केट और कैसी जो है एवेंजर्स मैंशन के अंदर आके घुसने की कोशिश कर रही होती हैं, क्योंकि उनके हिसाब से यंग एवेंजर्स यहीं पे होंगे। और वो बोलती है कि तुम इस गेट को तोड़ने के बारे में नहीं सोचो, क्योंकि मेरे पास यहाँ के कोड्स हैं। तो बोलती है कि तुम्हारे पास कोड्स कहाँ से है? तो वो बोलती है कि मैं यहाँ पे एवेंजर्स मैंशन के अंदर अपने डैड के साथ रहा करती थी जब मैं अपनी वेकेशन के टाइम पे हुआ करती थी, लेकिन वो बोलती है कि यहाँ के कीज़ जो है रिस्पॉन्ड नहीं कर रही हैं, ये कुछ अजीब है। तो बोलती है कि मुझे ज़रा 1 मिनट एमरजेंसी कोड्स को इस्तेमाल करने दो, कि हो सकता है कि उनसे काम बन जाए। लेकिन हम दूसरी तरफ देखते हैं कि वो कोड्स डाल ही रही होती है और दूसरी तरफ से केट उस दरवाजे के अंदर घुस चुकी होती है। तो हम देखते हैं जैसे ही केसी अंदर घुसती है मेंशन के, वो एकदम अफसोस में पड़ जाती है एक जगह पे आके। तो केट पूछती है कि क्या हुआ? तो बोलती है कि ये वही जगह है जहाँ पे मेरे डैड को उसने मारा था, जो कि हमें पता है कि एवेंजर डिसअसेंबल के इवेंट में हुआ था कि किस तरह से एंटमैन मारा गया था। और हम देखते हैं कि इस तरह से वो उसको पूरी कहानी सुनाती है एवेंजर डिसअसेंबल में किस तरह से उसे डैड को मारा गया। और वो बोलती है कि चलो अब मैं तुम्हें यहाँ के बारे में बताती हूँ कि यहाँ पे कौन कौन सी जगह पे क्या क्या होता है। लेकिन अचानक उनके सामने एक लाइटनिंग बोल्ट आगे गिरती है और हम देखते हैं कि यंग एवेंजर्स वहाँ पे पहुँच जाते हैं। और पेट्रियट बोलते हैं कि मुझे नहीं पता कि तुम बच्चे यहाँ पे किस तरह से घुस आए हो, लेकिन अब तुम्हें यहाँ से जाना होगा। तो केट बोलती है कि किड्स वो तो तुम भी हो। तो वो बोलता है कि ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है। तो केसी बोलती है कि हाँ, और मैं एंटमैन की बेटी के साथ हूँ, तो इसलिए यहाँ पर ट्रेस पासिंग तुम लोग कर रहे हो, मैं नहीं। तो एसगार्डियन जो था वो केसी लैंग को देख के एकदम हैरत में आ जाता है और पूछता है कि तुम सच में केसी लैंग हो? तो केसी बोलती है कि हाँ मैं केसी लैंग हूँ। और वो बोलती है, और केट बोलती है कि और मैं वो लड़की हूँ जिसने तुम्हारी जान बचाई थी, भूल गया क्या तुम? तो पेट्रियट बोलता है कि तुमने मेरी कोई जान नहीं बचाई, तुमने सिर्फ एक डाइवर्जन क्रिएट की थी। तो केट बोलती है कि हाँ मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही था ना, वरना मैं तुम्हारे चक्कर में तो कब की मर चुकी होती। तो वो बोलता है पेट्रियट कि हमने तुम्हारी मदद करी। तो केट बोलती है कि जी नहीं, तुम्हारी मदद हमने करी है, अगर मैं नहीं होती तो तुम लोग कब के मारे जा चुके होते, समझे तुम? और इसलिए मैं और एंडकल जो है इस यंग एवेंजर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं। और हल्कलिंग बोलता है कि यंग एवेंजर्स जो है अभी तक हमारा ऑफिशियल नेम नहीं है। और वो एसगार्डियन पूछता है कि तुम लोगों के पास भी पावर्स हैं? तो वो दोनों बोलते हैं कि नहीं हमारे पास पावर्स तो नहीं है, लेकिन केसी बोलती है कि मेरे डैड्स के कुछ गैजेट्स थे उनको मुझे चलाना आता है, तो मैं उनको इस्तेमाल कर सकती हूँ। तो पेट्रियट पूछता है कि तुम्हारी उम्र कितनी है? तो केसी बोलती है 15। तो पेट्रियट बोलता है मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मुझे सही सही अपनी उम्र बताओ। तो बोलती है कि मैं सीरियसली 15 की हूँ, मतलब अब जून में हो जाऊँगी। और वो बोलती है कि मेरे रास्ता छोड़ दो, मुझे बस जाके अपना डैड का कुछ स्टफ़ लेना है और मैं यहाँ पे कुछ भी करने नहीं आया हूँ। तो पेट्रियट उसका रास्ता रोकते हुए बोलता है कि नहीं तुम यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली हो। और केसी जो है उसको बोलती है कि अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो अपने हाथ मेरे हाथ पे से हटा लो, वरना जो होगा वो देखा जाएगा। तो पेट्रियट बोलता है कि मैंने सोचा था तुमने कहा था कि तुम्हारे पास कोई पावर्स नहीं है। तो केसी बोलती है कि हाँ मेरे पास कोई पावर्स नहीं है, लेकिन मैं जो हूँ बहुत बार किडनैप हो चुकी हूँ, इसलिए मुझे सेल्फ डिफेंस की क्लासेस ली हुई हैं, तो मुझे पता है कि तुम जैसे छोटे मोटे लोगों से कैसे निपटना है। और हम देखते हैं केसी लैंग जो है उसको उठा के एक जगह पे फेंक देती है। और पेट्रियट बोलता है कि बस अब बहुत हुआ, अब तुम बच्चों की घर जाने की बारी आ चुकी है, तो अब यहाँ से फ़ौरन चलते बनो। लेकिन केसी को हम देखते हैं कि वो फ़ौरन गुस्से में आ जाती है और बोलती है कि मैं कहीं नहीं जाने वाली, क्योंकि मेरे फादर एक एवेंजर्स थे, ये उनका घर था और मैं यहाँ पे वीकेंड गुजारने के लिए आया करती थी, तो ये घर अब मेरा भी हुआ और वो अब मर चुके हैं और उन्होंने इस मेंशन के अंदर बहुत सारी चीज़ें छोड़ दी हैं, तो मुझे इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं है कि तुम लोग कौन हो और तुम लोगों के पास क्या क्या पावर्स हैं, और मैं यहाँ से जब तक नहीं निकलूंगी जब तक मुझे अपने डैड का सारा सामान ना मिल जाए। तो पीछे से आवाज़ आती है केसी कि तुमने कहा था कि तुम्हारे पास कोई पावर्स नहीं है। तो केसी बोलती है कि हाँ मुझे पता है और मेरे पास कोई पावर्स नहीं है। लेकिन हम उसी वक्त देखते हैं कि केसी जो है गुस्से के अंदर ही बहुत ज़्यादा बड़ी हो चुकी होती है, जैसे कि जायंट मैन हुआ करता था। तो केट बोलती है कि केसी ज़रा एक बार तुम दोबारा सोच लो, क्योंकि यहाँ नीचे से तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा। और हम देखते हैं कि वो जो केसी होती है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो चुकी होती है साइज़ के अंदर। टू बी कंटिन्यूड।